हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, और मैं आपको यहां पर आता हूं जीव विज्ञान। ठीक, तो आज हम लोग यहां पर जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है आनुवंशिकता और जैव विकास। क्या चैप्टर है बच्चों? आनुवंशिकता और जैव विकास। हालांकि तुम सब लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी कि चलो कम से कम इतने लंबे लंबे चैप्टर खत्म तो हुए, है ना। अब इस क्लास के बाद से जो भी चैप्टर आपके बचे हैं, हार्डली 2 से 3 चैप्टर आपके बचे हैं। अगर हम यूपी बोर्ड के बच्चों की बात करेंगे तो फिर आपके लिए 2 ही चैप्टर बचे हैं, जिसमें कि जैव विकास यूपी बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, है ना। तो उनको सिर्फ आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना है। 2 लेक्चर लगेंगे आनुवंशिकता के। तो इस समरी सीरीज के माध्यम से 2 लेक्चर जो आनुवंशिकता के हैं वो आप उसको 2 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर खत्म कर सकते हैं, उसको एक क्विक रिवाइज कर सकते हैं। जो यूपी बोर्ड के बच्चे नहीं हैं उनके सिलेबस में जैव विकास भी है, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या फिर वो एमपी बोर्ड के हों, राजस्थान बोर्ड के हों, ठीक है, किसी भी बोर्ड के हों। और इसके अलावा फिर हमारा पर्यावरण चैप्टर आएगा, फिर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आएगा। ठीक, तो ये कुछ चैप्टर बाकी हैं जो कि ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है। जैसे कि हमारे शुरुआत के जो 3 चैप्टर थे वो बहुत लेंदी थे। किसी चैप्टर को हम लोगों ने 6 लेक्चर में, किसी को 5, किसी को 4 लेक्चर में खत्म किया, ठीक है ना। तो अब जल्दी से फटाफट जितने भी लेंदी चैप्टर थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, छोटे छोटे चैप्टर बाकी हैं, तो वो भी आपके इस नए साल में सब के सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि आपका जो भी रिवीजन वाला पार्ट है वो आप बहुत तेजी से चालू कर दो। अच्छा, नए साल की सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई हो, ठीक है ना। इस नए साल के साथ, नए आगमन के साथ हम लोगों को नई एनर्जी के साथ काम करना है, ठीक। और इस नई एनर्जी के साथ हम लोगों को अब किस चीज पे फोकस रखना है, तो हम लोगों को रिवीजन पे पूरा फोकस रखना है, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समरी सीरीज के माध्यम से हम चैप्टर को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। और चैप्टर को समराइज करने का मोटो, उसका टारगेट, उसका लक्ष्य क्या होता है कि आप कम समय में चीजों को पकड़ पाएं। आपका रिवीजन जो कि आप शायद नहीं कर पा रहे होंगे, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम लेक्चर के माध्यम से, जो 1-1 घंटे के लेक्चर होते हैं जिसमें बड़े बड़े टॉपिक्स को, अगर बहुत बड़े हैं तो उसको एक ही लेक्चर में, और अगर छोटे छोटे टॉपिक हैं तो 2 से 3 टॉपिक को एक लेक्चर में कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्या कर लेना, हम लोगों को समराइज कर लेना है, ठीक। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है, जो नया चैप्टर है, नया चैप्टर आनुवंशिकता और जैव विकास। यूपी बोर्ड के बच्चों में जैव विकास वाला टॉपिक नहीं है, सिर्फ आनुवंशिकता वाला है। और आनुवंशिकता का जो लेक्चर है वो ये वाला और इसके बाद वाला, 2 लेक्चर में आनुवंशिकता का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जो तीसरा लेक्चर जाएगा वो प्रॉपर जैव विकास का जाएगा। तो जिससे कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इस चैप्टर को 2 लेक्चर में खत्म कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड के अलावा जो बाकी बोर्ड के बच्चे हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के, ठीक है ना, बिहार बोर्ड के हो गए, एमपी बोर्ड के हो गए, राजस्थान बोर्ड के हो गए, झारखंड बोर्ड के हैं। तो ये जो भी बच्चे हैं वो 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में आनुवंशिकता और 1 लेक्चर में जैव विकास को हम लोग यहां पर क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये लेक्चर नंबर पहला है, मतलब कि न्यू चैप्टर न्यू लेक्चर के साथ, ठीक है। आज के जो यहां पर टॉपिक हैं वो हम लोग यहां पर आनुवंशिकता शब्द को समझेंगे कि आनुवंशिकता क्या है। इसके बाद फिर वंशागत लक्षण और उसके नियम की चर्चा करेंगे, जो मेंडल साहब ने नियम दिए हैं। और इसके अलावा मेंडल साहब का क्या क्या योगदान है, तो मेंडल साहब के योगदान को समझेंगे कि आनुवंशिकता में मेंडल साहब ने क्या क्या योगदान दिए, जिनका पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल था, ठीक है ना। वहीं इस आनुवंशिकता वाले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिंग निर्धारण, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 या 2 लेक्चर में पूरा खत्म कर लेंगे। आनुवंशिकता वाले में इतने टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो 4 टॉपिक है यहां पर, 4 टॉपिक को कवर करना है। आनुवंशिकता क्या है, वंशागत लक्षण और उसके नियम क्या है, ठीक है। मेंडल साहब का क्या क्या यहां पर योगदान रहा है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। कौन कौन से कैरेक्टर को मेंडल साहब ने यहां पर लिया, ठीक है, किस पौधे को लिया, किस पौधे को लेकर के यहां पर 1 जीन और 2 जीन की वंशागति के नियम क्या हैं, किस तरीके से संकरण की प्रक्रिया होती है, इन सारे पॉइंट को, सारे टॉपिक को यहां पर हम लोग समझेंगे। वहीं जो लास्ट टॉपिक यहां का रहेगा वो रहेगा लिंग निर्धारण, जिसको हम लोग समझेंगे लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। और यहीं पर हम लोग समझेंगे क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में भी हम लोग यहीं पर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है आनुवंशिकता, तो इस आनुवंशिकता को समझेंगे आखिर ये आनुवंशिकता है क्या,
ठीक है, तो जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो परिभाषा के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो जीव विज्ञान की इस शाखा में दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। कितनी चीजों का? दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। एक होती है वंशागति और एक होती है विविधता। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमको ध्यान से यहां पर हम लोगों को समझना है। पहला क्या समझना है? पहला समझना है वंशागति के बारे में। वंशागति क्या है? तो जब वंशागति के बारे में समझेंगे तो क्या है, ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है ना। जो लक्षण माता पिता के हैं, वो माता और पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से फिर अगली पीढ़ी में, ये जो लक्षणों का है ना, कहां से? माता पिता से उनकी संतानों में, माता पिता से उनकी संतानों में जो लक्षणों की वंशागति हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं ना। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का माता पिता से उनकी संतानों में जाना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है यहां पर बेटा विविधता। विविधता क्या है? तो ये जो विविधता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेरिएशन के नाम से जानते हैं, ये विविधता लैंगिक जनन के वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? लैंगिक जनन की वजह से होती है। हम लोगों ने इसके पिछले चैप्टर में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की चर्चा करी थी, ठीक है ना, जहां पर हम लोगों ने समझा था कि अलैंगिक जनन के माध्यम से विविधता बहुत ही कम होती है, बहुत ही थोड़ी सी विविधता आती है अलैंगिक जनन से। लेकिन जब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो वहां पर विविधता ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है ना? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेरे सारे के सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि अलैंगिक जनन में विविधता कम या बहुत कम क्यों होती है। ठीक है, तो उसका कारण ऐसा है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही पेरेंट भाग लेता है ना। एक ही पेरेंट से किसी कारणवश उसका दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित होने की वजह से दो या दो से अधिक नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो पेरेंट है वो सिंगल है, एक है। जबकि लैंगिक जनन में कितने पेरेंट होते हैं बेटा? तो लैंगिक जनन में दो पेरेंट होते हैं, एक माता और एक पिता, है ना, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल और फीमेल, माता और पिता, तो पिता से क्या निकल रहे हैं? शुक्राणु, स्पर्म। कहां जाते हैं? फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, वहां पर अंडाणु से जाकर के मिलते हैं। और जब शुक्राणु अंडाणु से मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और उस जाइगोट से फिर नए बेबी का निर्माण होता है। तो यहां पर जो नया बेबी, जो नया जीव, जो नई संतान जो बन रही है, वो अंडाणु और शुक्राणु दो चीजों के मिलने से बन रही है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो अंडाणु कहां से आ रहे हैं? अंडाणु आ रहे हैं फीमेल की बॉडी से। और शुक्राणु कहां से आ रहे हैं? शुक्राणु आ रहे हैं मेल की बॉडी से। तो दो अलग अलग पेरेंट हो गए यहां पर, एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, ठीक। तो मेल और फीमेल दोनों के जो युग्मक हैं, है ना, जो नर युग्मक और मादा युग्मक, उन दोनों युग्मक के मिलने से एक नए जीव का जन्म यहां पर हो रहा है, एक नई संतान उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग युग्मक मिल रहे हैं, नर और मादा युग्मक, तो दोनों के पास अलग अलग क्वालिटी है, दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। तो ये जो अलग अलग लक्षण कहां पर? एक ही जगह पर आकर के मिल रहे हैं, जिससे एक नया बेबी पैदा हो रहा है। तो यहां पर विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ लक्षण किसके हैं बेटा? कुछ लक्षण किसके हैं? पिता के, और कुछ लक्षण किसके हैं? मादा के, है ना। कुछ लक्षण मेल के हैं और कुछ लक्षण फीमेल के हैं। किसमें? लैंगिक जनन में। तो इसी वजह से लैंगिक जनन में विविधता ज्यादा होती है, ठीक। विविधता का कारण क्या है बेटा? लैंगिक जनन है। विविधता का कारण क्या है? लैंगिक जनन है, ठीक। पॉइंट समझ रहे हैं? यहां पे विविधता कहां लिखा है? ये वंशागति और विविधता दोनों ही हम लोग जीव विज्ञान की इस शाखा में पढ़ते हैं, जो है आनुवांशिकता में पढ़ते हैं, ठीक। तो विविधता का कारण क्या है बेटा? व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरिएशन? तो कारण जो है क्या है विविधता का? लैंगिक जनन। क्या कारण है? लैंगिक जनन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या अलैंगिक जनन में विविधता नहीं आती है? तो अलैंगिक जनन में भी विविधता आती है, लेकिन बहुत बहुत कम। कैसी? बहुत कम। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी भाग लेती है, ठीक है। अभी इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे। इसके पहले हम लोग यहां पर एक डेफिनेशन को, एक परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि वंशागति जो है,
तो वंशागति बेटा क्या है? आनुवंशिकता का आधार है। इस आनुवंशिकता का आधार कौन है? वंशागति, जिसका मतलब क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है, तो वंशागति का आधार बेटा क्या है? आनुवंशिकता है। और वंशागति वह प्रक्रम है, मतलब वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, वो जनक से, जनक मतलब क्या हो गया? माता पिता। जनक का मतलब क्या हो गया? माता पिता, है ना? तो जनक से कहां जाते हैं? संतति में जाते हैं, मतलब कि उनकी अपनी संतानों में जाते हैं। तो ये क्या हो गया? वंशागति। वहीं विविधता क्या है बेटा? विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता है। असमानता मतलब कि जो यहां पर संतति है, मतलब कि संतान, वो हूबहू ना तो अपने माता के जैसी है, ना वो संतान हूबहू अपने पिता के जैसी है ना? उस संतान में कुछ लक्षण माता के हैं और कुछ लक्षण पिता के हैं, दोनों के मिक्स लक्षण हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि जो संतान है, जो बेबी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ माता के लक्षण होंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के लक्षण होंगे। ऐसा नहीं है। क्या है कि संतान में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है ना? तो विविधता जो है वो जनक और संतति, मतलब माता पिता और उसकी संतानों के लक्षणों की असमानता है। असमानता का मतलब कि दोनों के लक्षण हैं, सिर्फ एक के लक्षण उस बच्चे में नहीं है। और विविधता का कारण क्या है? लैंगिक जनन है। अब अलैंगिक जनन विविधता का कारण क्यों नहीं है, या अलैंगिक जनन में विविधता बहुत कम क्यों होती है, इसको समझेंगे हम लोग एक उदाहरण से। और वो उदाहरण क्या है? ये वाला। ठीक है ना? ये क्या है भाई? तो ये जो आप देख रहे हो, है ना, बढ़िया सा, ये क्या है? एक जीवाणु है। क्या है बेटा? ये एक जीवाणु है ना? बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है? तो आपको पता है बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन होता है। ठीक, अभी अलैंगिक जनन कैसे हो रहा है कि ये जो एक बैक्टीरिया है, जब इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, क्या होता है इसमें? अलैंगिक जनन होता है। क्या है? जीवाणु में क्या हो रहा है? अलैंगिक जनन हो रहा है। ठीक, तो जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किसी जीवाणु में होती है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये जो जीवाणु है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? एक से दो जीवाणु बनते हैं। अब अगर तुम देख पा रहे हो कि ये जो जीवाणु है, इसमें जब एक से दो जीवाणु बन रहे हैं तो अंतर कहां पर आ रहा है? ये बिल्कुल हुबहू इसके जैसा है, लेकिन एक जरा सा डिफरेंस थोड़ा सा कहां पर आ गया? यहां पर, कि ये किस कलर का हो गया? लाल कलर का हो गया। ठीक है, वहीं ये जो दूसरा वाला जीवाणु है, इसमें कुछ दूसरा परिवर्तन आया। क्या दूसरा परिवर्तन आया? कि ये जो जीवाणु है इसमें ऊपर की तरफ ना होकर के यहां नीचे की तरफ कुछ हरे कलर की संरचना बन गई। किस कलर का हो गया? हरे कलर का। तो ये जो जीवाणु है, जब एक जीवाणु से दो नए, जब एक जीवाणु से दो नए जीवाणु बने तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही जरा सा क्या हुआ? विविधता देखने को मिली। क्या विविधता देखने को मिली? कि इस पूरे जीवाणु का जो ये वाला हिस्सा है, ये यहां पर लाल कलर का हो गया, और जो दूसरा यहां पर जीवाणु आया उसमें जो ये वाला हिस्सा था वो किसका हो गया? हरे कलर का हो गया। तो विविधता ज्यादा है या कम? बहुत कम। अब आखिर ये विविधता आती कैसे है? ये विविधता कैसे आती है? तो ये विविधता कैसे आ रही है? जो अलैंगिक जनन में विविधता आ रही है वो कैसे आ रही है? वो डीएनए में क्या हो रहा है? चेंजमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। डीएनए में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है ना? डीएनए में परिवर्तन की वजह से क्या होता है? विविधता आती है। ठीक है ना? और डीएनए में भी आखिर परिवर्तन किस चीज में होता है? तो परिवर्तन होता है नाइट्रोजनस क्षार में।
नाइट्रोजनस क्षार में, है ना। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए शर्करा से मिलकर के बना होता है, डीएनए फास्फोरिक अम्ल से मिलकर के बना होता है, और डीएनए नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर के बना होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, जिसको अंग्रेजी में भी सेम ऐसे ही लिखते हैं, नाइट्रोजनस क्षार, है ना। ये जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, आपको पता है कि जो नाइट्रोजनस क्षार है ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। तो जब डीएनए की बात करेंगे तो जो 4 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं उसमें क्या होता है, एक एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है, तीसरा साइटोसिन होता है, और चौथा थाइमिन होता है ना। तो AGCT 4 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। इन 4 नाइट्रोजनस क्षार में ए से क्या हो गया, एडेनिन हो गया, लिख देते हैं यहां पर, है ना। एक काम करते हैं, यहां पर लिख ही देते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, एडेनिन है। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ग्वानिन आएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, साइटोसिन आएगा। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, थाइमिन। ठीक है, तो कितने हो गए। एडेनिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एडेनिन को किससे लिखेंगे, ए से हो गया एडेनिन, जी से हो गया ग्वानिन, सी से हो गया साइटोसिन, और टी से हो गया थाइमिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन बेटा ये क्या है, ये नाइट्रोजनस क्षार हैं। क्या है ये, नाइट्रोजनस क्षार हैं। और ये नाइट्रोजनस क्षार कहां पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इस नाइट्रोजनस क्षार के अलावा डीएनए में और भी चीजें होती है। क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। और क्या होता है, और क्या होता है, राइबोस सॉरी डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। क्या होता है, और डीऑक्सी राइबोस शर्करा, है ना। डीएनए में कितनी चीजें होती है, डीएनए कितनी चीजों से मिलकर के बना होता है, तो डीएनए 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला शर्करा होती है, और किस टाइप की, कौन सी शर्करा होती है, तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। कौन सी, डीऑक्सी राइबोस। और जो राइबोस शर्करा है, अगर किसी से कोई पूछे आपसे कि बेटा इस जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा है ये इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। इसके अलावा डीएनए किससे मिलकर बना होता है, फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। अब फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होता है, H3PO4। क्या होता है, H3PO4। इसके अलावा डीएनए मिलकर बना होता है नाइट्रोजनस क्षार से। ठीक है ना। ये नाइट्रोजनस क्षार बेटा कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक, अगर आरएनए की बात करेंगे तो जल्दी से बताओ, अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताओ, आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हम यहां पर बात कर रहे हैं डीएनए की, और जो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हमने तुमको बताया कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, है ना। ग्वानिन और ये एडेनिन।
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन किसमें होते हैं? डीएनए में होते हैं। आरएनए में नाइट्रोजनस बेस का कंपोजिशन क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके हमको बताओ फटाक से। आरएनए में नाइट्रोजनस बेस का कंपोजिशन क्या होता है? जल्दी से बताओ, ठीक है। अच्छा, डीएनए में और इसके अलावा क्या होगा? और इसके अलावा क्या होगा? राइबोज शुगर होगी। राइबोज नहीं होगी, कौन सी होगी? डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। क्यों? क्योंकि डीएनए की बात कर रहे हैं, इसीलिए डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि यहां पर जो शर्करा है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है ना। अम्ल क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल है ना। और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक क्यों है? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना। तो जल्दी से हमको बताओ कमेंट करके आरएनए में क्या होता है, ठीक। तो विविधता की अगर हम बात करेंगे तो विविधता क्यों आती है? डीएनए में परिवर्तन की वजह से। किसकी वजह से? डीएनए में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन किस तरह के होते हैं? परिवर्तन किस तरह के होते हैं, समझेंगे इस बात को। परिवर्तन किस तरह के होते हैं? जब परिवर्तन की बात करेंगे तो हमने आपको बताया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन 4 नाइट्रोजनस क्या है? बेस है। तो आपको पता है कि जो एडेनिन होता है वो एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है? थायमिन से। या फिर जो थायमिन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है एडेनिन से। लेकिन जो ग्वानिन है वो तीन जो है बॉन्ड के साथ जुड़ता है साइटोसिन से, और साइटोसिन 3 बॉन्ड के साथ जुड़ता है ग्वानिन से, है ना। तो ये कंपोजिशन है, ठीक है ना। ये होता है एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से, और थायमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। वहीं ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है ना। ये नेचुरली पेयरिंग होती है। लेकिन जब उत्परिवर्तन की वजह से, किसकी वजह से? उत्परिवर्तन की वजह से, किसकी वजह से? उत्परिवर्तन की वजह से, उत्परिवर्तन की वजह से, उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन की वजह से एडेनिन थायमिन के साथ ना जुड़ करके किससे जुड़ जाए? किसी भी नाइट्रोजनस क्षार से जुड़ जाए। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, लेकिन एडेनिन थायमिन के साथ ना जुड़ करके किसी और के साथ जुड़ जाए, मतलब ग्वानिन के साथ जुड़ जाए, साइटोसिन के साथ जुड़ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और इसी म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? परिवर्तन। इसी म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? परिवर्तन। और इसी परिवर्तन का कारण है विविधता। इसी परिवर्तन का कारण क्या है? विविधता, ठीक है ना। यही परिवर्तन लैंगिक जनन में, यही परिवर्तन लैंगिक जनन में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब म्यूटेशन जल्दी होता है, म्यूटेशन ज्यादा होता है। जबकि अलैंगिक जनन में ये म्यूटेशन कैसा होता है? बहुत ही स्लो होता है। तो अलैंगिक जनन की जब बात करोगे तो अलैंगिक जनन में ये जो उत्परिवर्तन तुम देख रहे हो कि एडेनिन थायमिन के साथ ना जुड़ करके किसी और के साथ जुड़ जाए, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ना जुड़ करके किसी और के साथ अगर बॉन्डिंग कर ले, तो इसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। और उत्परिवर्तन अलैंगिक जनन में कैसा होता है? बहुत स्लो, मतलब धीमा। कैसा होता है? बहुत धीमा होता है। इसी वजह से जो तुमको विविधता देखने को मिलती है, यह विविधता अलैंगिक जनन में बहुत कम और लैंगिक जनन में यह विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इसीलिए हमने तुमको बताया कि जो विविधता है, यह विविधता का मेन कारण क्या है? विविधता का मेन कारण क्या है? लैंगिक जनन है। क्यों? क्योंकि इस लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में जो उत्परिवर्तन की प्रक्रिया है, उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन, जो उत्परिवर्तन है, जो म्यूटेशन है, यह कैसे होता है? बहुत तेजी से होता है। यह उत्परिवर्तन लैंगिक जनन में बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से या जिसका कारण, जिसका परिणाम
क्या हमको देखने को मिलता है? विविधता देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। और अलैंगिक जनन में वेरिएशन बहुत धीमा होता है, बहुत कम जो है हमको विविधता देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है कि उत्परिवर्तन बहुत ही कैसा होता है? धीमा होता है। उत्परिवर्तन क्या है? तो उत्परिवर्तन ये है कि जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, किसमें? डीएनए में। तो एडेनिन और थाइमिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है और जुड़ना चाहिए। लेकिन उत्परिवर्तन की वजह से क्या हो जाता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ ना जुड़ के या फिर ग्वानिन साइटोसिन के साथ ना जुड़ करके अगर किसी और के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, किसी और नाइट्रोजनस क्षार के साथ अगर बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, जिसकी वजह से विविधता देखने को मिलती है। और यह विविधता अलैंगिक जनन में बहुत कम देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में तुम ये देख रहे हो जीवाणु। ये जो जीवाणु है, जब इस जीवाणु में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो एक जीवाणु से दो जीवाणु तुमको देखने को मिलते हैं, और जिसमें बहुत ही कम विविधता के कारण खाली जो ये वाला जीवाणु है उसमें ऊपर की तरफ लाल कलर और जो दूसरा जीवाणु है उसमें नीचे की तरफ हरा कलर देखने को मिलता है। और इसी के बाद जब फिर से जब ये जीवाणु क्या करता है, जब ये जीवाणु जनन की प्रक्रिया करता है जिससे कि दो फिर से नए जीवाणु होते हैं, तो पहले वाली जीवाणु में तुमको यहां पर सफेद कलर देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरे वाले जीवाणु में तुमको यहां पर पिंक कलर, गुलाबी कलर देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये दूसरा वाला जीवाणु जब ये जनन करता है तो ये भी दो नए जीवाणुओं को जनन जो है करता है, तो दो नए जीवाणुओं को पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुमको रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? तुमको रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि पहले वाले जीवाणु में यहां पर हरा कलर तो है, लेकिन ये जो बीच में तुम्हें कैसा कलर देखने को मिल रहा है? ये जो बीच में ये बहुत ही हल्का जो है नीला कलर, हम लोग कह सकते हैं स्काई ब्लू, है ना। जबकि ये डार्क नीला कलर है, लेकिन यहां पर बीच में क्या हो गया? बहुत ही हल्का नीला कलर तुमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और इसमें हमको किसी भी प्रकार का हमको परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से बहुत धीमी गति से उत्परिवर्तन होता है किसमें? अलैंगिक जनन में। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण यह है कि अलैंगिक जनन में जो जनक है वो जनक कैसा होता है? सिर्फ एक सिंगल जनक से, एक ही जनक से दो जीवाणु और फिर एक से फिर दो जीवाणु, एक से फिर दो जीवाणु तुमको देखने को मिल रहे हैं। अर्थात अलैंगिक जनन में जो जनक है वो सिर्फ एक होता है, जबकि लैंगिक जनन में जो जनक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में विविधता ज्यादा मिलती है, तो इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है? इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि लैंगिक जनन में जो जनक हैं, जनक कितने होते हैं? जनक दो होते हैं। जनक कितने होते हैं? दो होते हैं, एक माता और एक पिता। हम लोग ये भी कह सकते हैं एक क्या है? फीमेल और दूसरा क्या है? मेल। तो एक फीमेल और एक मेल, दो जनक देखने को मिलते हैं किसमें? लैंगिक जनन में, जो ज्यादा या जो मेल विविधता का कारण है। लेकिन अलैंगिक जनन में जनक कितने हैं? यहां पर जनक कितने हैं? ये जनक है, ये क्या है? ये जनक कैसा है? एक है जनक। अलैंगिक जनन में एक जनक से ही क्या होता है? एक जनक से संतति उत्पन्न होती है। क्या होता है? एक जनक से संतति उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से विविधता बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक, तो ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया सही बच्चों? जल्दी से बताओ मेरे सारे के सारे बच्चे, ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया कि नहीं? ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना यहां पर? हम लोग आगे बढ़ते हैं वंशागत लक्षण की तरफ। कहां आगे बढ़ेंगे? वंशागत लक्षण क्या होते हैं?
तो हमने आपको बताया कि वंशागत लक्षण का मतलब क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना। क्या है बेटा, क्या है? एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागत लक्षण होते हैं। ठीक है, और इस बात को बताया किसने? इस बात को बताया हमारे रिस्पेक्टेड सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने बताया? रिस्पेक्टेड सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस बारे में चर्चा करी। ठीक है, अगर हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो वैज्ञानिक है, ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ये पैदा हुए थे। वहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर पढ़ाई लिखाई करी। अच्छा, इनकी पढ़ाई में एक खास बात ये थी कि ये विज्ञान और गणित दोनों का बढ़िया नॉलेज रखते थे, है ना। कि ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ जो है साइंस की फील्ड में ही थे, विज्ञान की और गणित कमजोर थी, या सिर्फ गणित के ही जो है ये महारथी थे, साइंस कमजोर थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। इनकी खास बात यही थी, और ये अपने जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में ये इन्होंने सफलता हासिल करी। उसका जो मूल कारण था, वो मूल कारण यही था कि ये विज्ञान और गणित दोनों की बहुत अच्छी समझ रखते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, जो कि साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन वहां पर इन्होंने गणित का इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे, जब हम लोग एक जीन और दो जीन की वंशागति पढ़ेंगे तो वहां पर फिनोटिपिक क्रॉस, फिनोटिपिक अनुपात और जीनोटिपिक अनुपात की जब चर्चा करेंगे तो वो जो अनुपात इन्होंने दिए उसमें इन्होंने गणित का हुबहू बहुत अच्छी मात्रा में इन्होंने उपयोग किया। क्यों? क्योंकि ये अच्छी नॉलेज रखते थे गणित की भी और विज्ञान की भी। ठीक है, तो इसलिए हर एक फील्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए, हर एक फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए। और जितने भी मेरे यहां पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है बेटा कि सिर्फ साइंस में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं और उसमें आप टॉप कर जाएं, ठीक है ना, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में रेशियो आपका कम हो जाए तो फिर आपकी जो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपको जो है 100% में से आपको 95% से ऊपर, या 95% या 90% जितना भी आप ला सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप ला सकते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं, 95 से ऊपर परसेंटेज लाने हैं, है ना, या 90 से ऊपर अगर आपको परसेंटेज लाने हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी जो है पकड़ होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, है ना। तो इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है, हर एक विषय पर मेहनत करनी है। जो विषय आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप कितनी मेहनत करेंगे, उसमें आप कम समय देकर के जो है ज्यादा अच्छा आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं या थोड़ा सा आपको टफ लगता है, थोड़ा सा बोरिंग आपको लगता है, मेहनत आपको वहां पर भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आपको सब कुछ, सारे ही सब्जेक्ट, चाहे वो विज्ञान हो या गणित हो या अंग्रेजी हो या हिंदी, है ना, जब सब कुछ आपका एक अच्छे से प्रिपेयर होगा तभी आपके 90 से ऊपर परसेंटेज आ पाएंगे, है ना। और तब आपको भी अच्छा लगेगा, नहीं यार मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए, है ना। आपको पढ़ाने वाले अध्यापक भी खुश होंगे, है ना, आपके घर वाले भी खुश होंगे, और आप भी क्या होंगे? बहुत खुश होंगे, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या होगा? बढ़ेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है ना। जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि कम लगती है उसमें और ज्यादा समय दीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कहीं मार्क्स कम हो जाएं, जिससे फिर आपका परसेंटेज पे उसका प्रभाव पड़े, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से टाइम दो, क्योंकि यही वो समय है बेटा, है ना। जो है अब ज्यादा समय नहीं रह गया आपके एग्जाम के लिए, बहुत करीब एग्जाम है, इसलिए पूरा का पूरा फोकस जो है रिवीजन पे करो, बहुत अच्छे से रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। ठीक है, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, है ना। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो किस पे किया? मटर के पौधे पे किया।
किस पे किया? मटर के पौधे पे किया। ठीक है, और मटर के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है क्या है? मटर के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है बेटा? पाइसम पाइसम सटाइवम। ठीक है, मटर के पौधे पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। मटर के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है वो पाइसम सटाइवम है। ठीक है, और कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया? 7 साल तक। 7 साल तक इन्होंने क्या किया? अपना ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पे किया, वनस्पतिक नाम जो है पाइसम सटाइवम था, और 7 साल तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और अगर पूछा जाए ईयर क्या था, तो इसका ईयर था 1856 से लेकर के 63 तक, है ना। 56 का 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 63, कितने हो गए? 7 साल। ठीक है, तो 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने क्या किया? वो एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत से लक्षणों को लिया यहां पर। ठीक है, कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे। 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और 7 ही लक्षणों को लिया। ठीक है, बहुत से लक्षणों को लेकर क्या किया? क्रॉस कराया। ठीक, कौन कौन से 7 लक्षण लिए इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो मेंडल साहब ने जो है मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। जिस मटर के पौधे का, है ना, वनस्पति के नाम की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? ये मटर के पौधे का वनस्पति नाम, है ना। किसका वनस्पति नाम? मटर के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? पाइसम सटाइवम है, जिस पर इन्होंने 7 साल तक अपना क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, 1856 से लेकर के 1863 तक, जिसमें इन्होंने बहुत से लक्षणों को लेकर के क्या कराया? क्रॉस कराया। कौन कौन से लक्षण थे इसकी चर्चा एक एक करके हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो चलो जरा बात करते हैं। तो कौन कौन से लक्षण लिए इन्होंने? जब लक्षणों की चर्चा करेंगे तो हमने क्या बताया? 7 लक्षणों को लिया। जिन 7 लक्षणों में क्या था बेटा? तने की ऊंचाई। क्या था? तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति। अब देखो यहां पर भी ये फूल शब्द आया है और यहां पर भी ये फूल शब्द आया है। ठीक है ना। तो फूल का रंग लिया और फूल की स्थिति ली। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखो यहां पर इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ये भी क्या है? फूल। ये भी क्या है? फूल। ठीक, लेकिन ये फूल का रंग है और ये फूल की स्थिति है। वहीं यहां पर भी 2 चीजों को ले लो। ये हो गया फली का आकार और ये क्या हो गया? ये हो गया फली का रंग। ठीक, तो यहां पर भी 2 चीजें हो गई। ठीक इसी तरह से ये देखो बीज का आकार हो गया। क्या है ये? बीज का आकार। कि बीज का आकार क्या है? दूसरा हो गया ये बीज का रंग। ठीक, तो देखो एक फूल शब्द यहां पर आया, यहां पर क्या आया? बीज। ठीक है, यहां पर क्या आया? फली। यहां पर क्या आया? फूल। ठीक, और यहां पर क्या आया? तना। तो तुमको कितनी चीजें याद रखनी? 4। पहला तुमको याद रखना है तना, दूसरा तुमको याद रखना है फूल, तीसरा याद रखना है फली और चौथा याद रखना है बीज। तुम्हें सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें? 4। ठीक है, तना, फूल, फली और बीज। तने की क्या है? ऊंचाई। तने की क्या है? तने की क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई किसकी है? तने की। ठीक, फूल में आ जाती हैं 2 चीजें। कितनी चीजें आती हैं? 2। पहला क्या आता है? पहला आता है फूल का रंग। पहला क्या आता है? फूल का
रंग और दूसरा आता है फूल की स्थिति। ठीक, इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे तो फली, और फली में भी कितनी चीजें मिलेंगी बेटा? दो। पहला क्या है? फली का रंग, पहला क्या है? फली का रंग, और दूसरा क्या है? फली का आकार। दूसरा क्या है? फली का आकार। ठीक, तो यहां पर भी तुमको ये रंग देखने को मिला और यहां पर भी ये लिखा है रंग, लेकिन ये फूल का रंग है और ये फली का रंग है। अभी और सुनो, अभी और सुनो आगे, जब हम बीज की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे? बीज की, तो यहां पर भी तुमको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार। तो यहां पर भी देखो तुमको देखने को क्या मिला? रंग। ये देखो रंग, तो एक ये रंग लिखा है, एक ये रंग लिखा है और एक ये रंग लिखा है, लेकिन रंग किसका? फूल का, रंग फली का और रंग बीज का। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से दो जगह तुमको आकार देखने को मिलेगा, आकार फली का और आकार किसका? बीज का। ठीक, और फूल की स्थिति और तने की ऊंचाई। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से तुमको यहां चीजें आ जाएंगी। अब यहां पर तुमको एक चीज और याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? यहां पर हम लोग दो चीजों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो चीजों को। ठीक है, एक पढ़ेंगे यहां पर हम लोग प्रभावी लक्षण। जब हम लोग बात करेंगे किसकी? लक्षण की, तो एक लक्षण तुमको देखने को मिलेगा कौन सा? प्रभावी, और दूसरा लक्षण तुमको देखने को मिलेगा अप्रभावी। तो दो तरह के लक्षणों की यहां पर चर्चा करी जाएगी। एक लक्षण होंगे बेटा प्रभावी और एक लक्षण होंगे अप्रभावी। ठीक है, दो तरह के लक्षणों की चर्चा होगी। एक प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? जब लक्षणों की बात करेंगे तो तुमको दो तरह के लक्षण दिखाई मिलेंगे। एक होंगे प्रभावी लक्षण। अब बात यह आती है बेटा कि आखिर प्रभावी लक्षण होते क्या हैं, है ना? तो प्रभावी लक्षण वो लक्षण हैं जो अपना प्रभाव दिखाएंगे, और अप्रभावी लक्षण वो लक्षण हैं जो अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। जैसे अगर उदाहरण के माध्यम से समझें, अगर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो जैसे घर में भाई और बहन है। ठीक, आपके घर में है, आपका छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होंगी। ठीक है ना? अब भाई साहब घर में बड़े जो है भाई बहन है और मम्मी पापा भी हैं। ठीक है ना? तो जब मम्मी पापा घर में हैं, जब मम्मी पापा घर में हैं तो भाई बहन में किसकी चलेगी? बहन की। कौन प्रभावी है? बहन। क्यों? अगर तुमने कुछ भी भाई साहब बोला, है ना? लड़के वैसे भी देखो बहुत सीधे होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? लड़के बेचारे बहुत सीधे होते हैं, है ना? और लड़कियां चंट होती हैं। ठीक, अब बेचारे लड़के, अगर उसने अपनी बहन से कुछ भी बोला, जाओ एक गिलास पानी ले आओ, जाओ जरा पानी लेके आओ, पानी दे दो, और घर में है भाई साहब मम्मी पापा, ये हम लोग भूल गए। और बहन ने तुरंत रोते रोते गई, मम्मी भैया ने हमको मारा। भाई साहब नहीं मारा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया था? एक गिलास पानी। कसूर क्या था भाई का? एक गिलास पानी उसने मांग लिया, है ना? और बस इतना सा कसूर था। वो बहन चली गई, मैं ना मम्मी देखो भैया हमसे पानी मांग रहे हैं, हमने नहीं दिया तो उन्होंने हमको डांट दिया। अब भाई साहब मम्मी आ गई डंडा लेकर, है ना? अब वो डंडा हो सकता है, हाथ में झाड़ू हो सकती है, चप्पल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लड़के सबसे कुटते हैं, है ना? बेचारे लड़के इतने सीधे होते हैं, इतने मासूम होते हैं, है ना? लेकिन क्या करें, हर जगह वही शिकार बनते हैं, है ना? तो मम्मी जो है झाड़ू लेकर के आ गई और भाई साहब वो उड़ती उड़ती झाड़ू भाई इधर पड़ी चपाट से, है ना? तो उस समय प्रभावी कौन है घर पे? बहन। क्यों? तो घर में मम्मी पापा थे, है ना? तो मम्मी पापा की वजह से अब यहां पर प्रभाव किसका दिख रहा है तुमको? तुम भाई साहब एक गिलास पानी नहीं मांग सकते, अगर तुमको चाहिए तो भैया पहले जो है अपनी बहन को फुसलाओ, है ना? उसको कुछ लालच दिखाओ और तब वो जो है तुमको एक गिलास पानी, एक कप चाय बना के तुमको मिल जाएगी। शायद, हो सकता है,
कोई उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। तो इस समय प्रभावी कौन है? तुम्हारी बहन। लेकिन भाई जब तुम्हारे मम्मी पापा मान लो कहीं चले गए, घूमने चले गए, उस समय घर में राजा कौन है? हम। उस समय कौन राजा है? उस समय हम राजा हैं। पानी ले आओ जल्दी, तुरंत। और यहां बहन ने तुरंत, तुमने कहा नहीं कि भाई साहब पानी, है ना। क्यों? क्योंकि पता है मम्मी है नहीं, है ना। अब शिकायत करेंगे तो किससे? हाँ, वो अलग बात है कि जब मम्मी घर में आ जाएंगी, है ना, तब बहन शिकायत करेगी, हम लोग फिर कूटे जाएंगे, वो एक बात की बात है। लेकिन जब तक मम्मी नहीं है, कम से कम तब तक के लिए तो राजा बन जाए, है ना। तो जब प्रभाव का मतलब हो गया कि वो चीज दिख रही है ना। प्रभावी कौन हो गया? कि वो चीज दिख रही है। जब घर पे मम्मी पापा हैं तब बहन का प्रभाव दिखेगा, तब बेचारे लड़के एकदम शांत मासूम होकर के बैठे रहेंगे, खुद पानी पीने जाएंगे, है ना। अपनी बहन से पूछेंगे पानी पीना है क्या? तुम्हारे लिए भी लेते आएंगे हम, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे लिए हम पानी लेते आएंगे, है ना। और लेकिन वहीं जब घर में मम्मी पापा नहीं है तब वो प्रभाव नहीं दिखेगा, है ना। तो ये बात, अब पानी भी ले लोगे, चाय भी ले लोगे, जितना परेशान करना भाई साहब अपनी बहन को परेशान कर लो। कब तक? जब तक घर में मम्मी पापा नहीं है। क्योंकि जब मम्मी पापा आ जाएंगे तो तुम्हारा कुटना तय है। तुम कुछ नहीं करोगे भाई साहब तब भी कूटे जाओगे, है ना। इससे अच्छा कुछ करके कूटे जाओ, क्योंकि कुटना तो तय है ना। जब मम्मी पापा आएंगे तो शिकायत होगी, और शिकायत होगी तो उधर से उड़ती उड़ती चप्पल भी आ रही होगी, उधर से उड़ती उड़ती झाड़ू भी आ रही होगी, जो सब पड़ेगी, है ना। तो प्रभावी लक्षण वो लक्षण होंगे बेटा जो तुमको दिखाई देंगे। जैसे यहां पर लिखा है ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? तने की। अगर ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो इस ऊंचाई के कॉन्सेप्ट में दो तरह के लक्षण दिखाई देंगे। पहला वो लक्षण दिखाई देगा ऊंचाई का मतलब कि हाइट कैसी होगी? लंबी होगी। ऊंचाई भाई कैसी होगी? या तो ज्यादा होगी या फिर ऊंचाई कम होगी, है ना। तो दो चीजें हो गई। अगर ऊंचाई ज्यादा है तो वो कैसा हो गया? वो कैसा हो गया? लंबा। अगर ऊंचाई ज्यादा है तो वो कैसा हो गया? लंबा। लेकिन अगर ऊंचाई कम है तो वो कैसा हो गया? बौना। ये दोनों ही क्या है बेटा? ऊंचाई। लंबा भी ऊंचाई है और बौना भी ऊंचाई है। अगर ऊंचाई कम तो वो हो गया बौना, अगर ऊंचाई ज्यादा तो वो हो गया लंबा, ठीक है ना। तो लंबा जो लक्षण है वो लक्षण कैसा है? प्रभावी लक्षण है। और जो बौनापन है वो अप्रभावी लक्षण है, वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया भाई साहब, ठीक, ऊंचाई की बात हो गई। दूसरा कह रहा है रंग। किसका रंग? फूल का। तो फूल का रंग किस तरह का हो सकता है? तो जो प्रभावी रंग होगा वो होगा बैगनी। जो प्रभावी रंग होगा वो कौन सा है? बैगनी। और जो अप्रभावी रंग होगा बेटा वो होगा सफेद। जो अप्रभावी रंग होगा वो क्या होगा? सफेद। तो ये हमने बात कर ली फूल के रंग की, ठीक। अब हम बात करते हैं फूल की स्थिति की। तो जो प्रभावी स्थिति है वो होगी अच्छी है, और जो अप्रभावी स्थिति है फूल की वो होगी अंत्य। अंत्य कैसे लिखा है भाई? एक ही बात है, अगर तुम आधी ना नहीं लिखोगे तो यहां पर बिंदी लगा दो, अगर लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये हो गई फूल की स्थिति, ठीक। इतना हो गया। अब आ गया रंग। अब किसके रंग की बात कर रहा है? फूल का रंग की बात नहीं कर रहा है। जब तुम फूल के रंग की बात करोगे तो जो प्रभावी है वो बैगनी है और जो अप्रभावी है वो सफेद। लेकिन जब तुम बात करोगे रंग की, किसके? फली के रंग की, तो फली का रंग जो प्रभावी रंग है बेटा वो है हरा, और जो अप्रभावी रंग है वो है पीला, ठीक है ना। जो प्रभावी रंग है किसका? फली का, वो पीला है, और सॉरी हरा है, और जो अप्रभावी रंग है फली का वो पीला है, ठीक। कंफ्यूज मत होना बच्चा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो फूल के रंग की बात करेगा तो फूल के रंग में जो प्रभावी रंग होगा वो बैगनी है, और फूल का जो अप्रभावी रंग है वो सफेद है। लेकिन जब फली की बात करोगे तो जो फली का प्रभावी रंग है वो हरा है, और फली का जो अप्रभावी रंग है वो पीला है। क्लियर है? ये हो गया। अब हम बात करते हैं फली के आकार की। तो जब तुम फली के आकार की बात करोगे, किसकी? हां, जब तुम फली के आकार की बात करोगे तो एक जो फली है वो फूली हुई है, वो प्रभावी है,
फूला, वो कैसी है? प्रभावी है। लेकिन जो फली सिकुड़ी हुई है, कैसी? सिकुड़ा हुआ, वो अप्रभावी आकार है किसका? फली का। किसका? फली का। ठीक, तो ये हमने बात करी किसकी? ये हमने बात करी फली के आकार की। जो फली का आकार है, जो फली का प्रभावी आकार है वो फूला हुआ है, और जो फली का अप्रभावी आकार है वो सिकुड़ा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार जब हम बात करेंगे बीज के रंग की, तो जब हम बीज के रंग की बात करेंगे तो वो फली के रंग का उल्टा हो जाएगा। जब हम बीज के रंग की बात करेंगे तो वो फली के रंग का उल्टा हो जाएगा। मतलब, क्योंकि कंफ्यूजन यहां होती है, मतलब जो बीज का प्रभावी रंग है, बीज का जो प्रभावी रंग है बेटा, वो क्या होगा? वो होगा पीला। जो बीज का प्रभावी रंग है वो होगा पीला, और जो बीज का अप्रभावी रंग है बेटा वो है हरा। क्लियर? जो बीज का प्रभावी रंग है जो बीज का प्रभावी रंग है वो पीला है, और जो बीज का अप्रभावी रंग है वो हरा है। लेकिन जब हम फली की बात करेंगे, किसकी? फली की, तो फली का जो प्रभावी रंग है वो हरा है, और फली का जो अप्रभावी रंग है वो पीला है। ठीक, अब हम बात करेंगे बीज के आकार की। तो भैया बीज का जो आकार प्रभावी वाला है वो कैसा है? बीज का जो प्रभावी आकार है वो है गोल। कैसा है? वो है गोल। ठीक है, और जो अप्रभावी आकार है वो है मुरझाया हुआ। कैसा है? मुरझाया हुआ। ठीक, क्लियर? तो यहां से तुम्हारी ये टेबल कंप्लीट हो गई होगी, बिल्कुल तुमको समझ में आ गया होगा, और ये तुमको समझ में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए फिर से समझो फटाक से। मेंडल साहब ने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया? 7 साल। वो 7 साल कौन से थे? वो 7 साल कौन से थे? उन 7 सालों का नाम, जो ईयर था वो क्या था? 1856 से लेकर के 1863 तक। ठीक है, मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उस मटर के पौधे का जो वनस्पतिक नाम था उसका नाम था पाइसम सटाइवम। क्या नाम था? क्या नाम था? पाइसम सटाइवम। ठीक है, बहुत सारे लक्षणों को लेकर के क्रॉस किया था। वो बहुत सारे लक्षण कितने थे? कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 7 थे, लेकिन तुमको याद करने सिर्फ 4। कितने याद करने हैं? 4 याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? एक तुमको तना याद रखना है, एक फूल याद रखना है, एक फली याद रखना है, और एक तुमको बीज याद रखना है। जब तुम चर्चा करोगे फूल की, किसकी चर्चा? सॉरी, जो तुम चर्चा करोगे तने की, सबसे पहले तना है ना, जब तुम तने की चर्चा करोगे तो तने की ऊंचाई की बात होगी, और जब ऊंचाई की चर्चा करोगे तो ऊंचाई में तुमको 2 तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला लक्षण बेटा प्रभावी लक्षण होता है, जो दिखता है, जो दिखाई देता है, और जो नहीं दिखाई देता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, जब तने की ऊंचाई में तुम प्रभावी लक्षण की बात करोगे तो वो हो जाएगा लंबा। जब ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे ये व्यक्ति देखो कितना लंबा है ना। और जब ऊंचाई में जब अप्रभावी लक्षण की बात करोगे तो कहेंगे देखो ये बौना है, इसकी हाइट, बेचारे की हाइट क्या है? बहुत कम है। और जब हाइट कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे? बौना बोलेंगे। तो प्रभावी लक्षण हो गया वो लंबा होगा, जो अप्रभावी है वो बौना होगा। वहीं जब तुम बात करोगे फूल की, ठीक है ना, तो फूल में तुमको 2 तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। पहला तुमको फूल का रंग देखने को मिलेगा, दूसरा फूल की स्थिति देखने को मिलेगी। जब फूल के रंग की बात करोगे तो जो फूल का प्रभावी रंग है वो बैंगनी कलर का है, और जो फूल का अप्रभावी रंग है वो सफेद कलर का है। और जब तुम फूल की स्थिति की बात करोगे तो फूल में 2 तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। जो उसकी प्रभावी स्थिति है वो अच्छी ही होगी, और जो अप्रभावी स्थिति है वो अंत्य होगी। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फली की, तो फली में भी तुमको सेम 2 चीजें देखने को मिलेगी जो फूल में मिली थी। पहला उसका रंग, दूसरा उसका आकार, है ना। फूल में रंग और स्थिति थी, फली में रंग और आकार है, और बीज में भी रंग और आकार है। ठीक, तो जब फली की बात करेंगे तो फली में रंग, और जो फली का जो प्रभावी रंग है, जो फली का प्रभावी रंग है वो क्या होगा? हरा, और जो अप्रभावी रंग है वो पीला। जबकि फूल के आकार की बात करोगे तो एक उसका आकार हो जाएगा बेटा फूला हुआ, और दूसरा आकार हो जाएगा उसका सिकुड़ा हुआ। किसका? फली का।
ठीक है ना। लेकिन जब बीज की बात करेंगे तो बीज में तुमको रंग और आकार देखने को मिलेगा। जब बीज के प्रभावी रंग की बात करोगे तो वो पीला, और अप्रभावी रंग की बात करोगे तो हरा। और जब बीज के आकार की बात करोगे तो जो प्रभावी आकार है वो गोल है, और जो अप्रभावी आकार है वो मुरझाया हुआ है। ठीक है ना। इन हर एक लक्षण को, चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी हो, सबको एक जो है शब्द के माध्यम से दर्शाया जाता है। जब अभी तुमको हम क्रॉस के बारे में बताएंगे तो हम ये भी तुमको बताएंगे किस लक्षण को किस जो है अक्षर से दर्शा सकते हैं, है ना। या मेंडल साहब ने किस अक्षर से दर्शाया, जिस अक्षर से मेंडल साहब ने दर्शाया होगा भाई हम भी बताएंगे, और भाई तुमको ही बताना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं लिखोगे तो भैया मार्क्स कट जाएंगे। और हम लोग पढ़ किस लिए रहे? मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, नंबर के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो नंबर तभी आएंगे जब तुम वही लिखोगे जो मेंडल साहब ने बताया है, जो किताब में लिखा हुआ है वही तुम लिखोगे। अगर तुम जो है गोल को कैपिटल आर ना लिख करके तुम डब्ल्यू लिख दोगे तो एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है वो उसको काट देगा, है ना। क्यों? क्योंकि मेंडल साहब ने गोल को क्या बताया है? कैपिटल आर, और मुरझाए हुए को किससे लिखा है? स्मॉल आर से। तो भाई हम लोग भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग चर्चा करेंगे जब हम आपको एक जीन की वंशागति और दो जीन की वंशागति के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तुमको बिल्कुल रट जानी चाहिए, सारे के सारे लक्षण, है ना। कौन कौन से लक्षणों, कौन कौन से जो है लक्षण थे, वो 7 लक्षण तुमको याद हो जाने चाहिए। उसमें से प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी क्या है, ये भी तुमको एकदम रट जाना चाहिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब आगे बढ़ेंगे तो फिर एक क्वेश्चन बेटा ये भी आता है, देखो ये है ना, इसमें तुम आसानी से समझ जाओगे। यहां पर देखो सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि ये दिखाया गया, ये बीज का आकार है, तो ये कैसा है? गोल है, जबकि ये कैसा है? मुरझाया हुआ है। ठीक है ना। ये क्या है? अब ये है, ये जल्दी बताओ फटाक से, ये क्या है? ये तो हो गया बीज का आकार, ठीक है। और ये क्या है? ये है बीज का रंग। ये क्या है? ये है बीज का आकार, है ना। ये तुम्हारे रिवीजन के लिए है, बीज का आकार, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा बीज का रंग, क्योंकि ये प्रभावी है और पीला वाला प्रभावी था। बीज का रंग, ठीक है ना। ये क्या है? यहां पर दो तरह के, ठीक है ना। ये क्या है? ये यहां पर लिखा है पर्पल और व्हाइट, मतलब ये बैगनी है, ये सफेद है। तो बैगनी और सफेद क्या था? तो ये है तुम्हारा फूल का रंग। क्या है? फूल का रंग, ठीक है ना। फिर ये अच्छी है और अंत है, क्या है? अच्छी है और अच्छी अंत क्या है बेटा? फूल की स्थिति क्या था? फूल की स्थिति, ठीक है ना। ये ठीक है। ये क्या है? पीला और हरा, पीला और हरा। तो रंग की बात हो रही है और पीला और हरा में पीला प्रभावी है, तो ये किसका रंग है? ये है फली का रंग, ठीक है ना। बीज का रंग हो गया, फूल का रंग हो गया, ये है फली का रंग। फली का रंग, ठीक। अब इसी प्रकार से ये अच्छी है और ये अंत, तो ये क्या है? ये है फूल की स्थिति। क्या है ये? फूल की स्थिति की चर्चा कर रहा है यहां पे, ठीक। ये क्या है? लंबा और बौना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तने की ऊंचाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक्सरसाइज के लिए था, यहां पर तुमने यहां पर क्लियर कर लिया होगा। तो तने की ऊंचाई हो गई, लंबा और बौना, फूल की स्थिति हो गई, अच्छी और अंत, ठीक है। ये हो गया गोल और मुरझाया हुआ, तो ये हो गया बीज का आकार, ठीक। बीज का आकार हो गया ये पीला और हरा, तो पीला प्रभावी है, मतलब ये बीज का रंग हो गया, ठीक है। ये हो गया बैगनी और सफेद, तो बैगनी और सफेद किसका रंग है? फूल का रंग है, जिसमें बैगनी प्रभावी है। ये हो गया फूला हुआ और ये हो गया सुकड़ा हुआ,
तो फूला और सुकड़ा क्या है? ये तो आकार है ना, ये फूल की स्थिति नहीं है ना, क्योंकि ये फूला हुआ है और ये सुकड़ा हुआ है। तो फूला और सुकड़ा हुआ क्या है? ये है फूल का आकार, फूल का रंग, फूल की स्थिति। तो ये तुम्हारा हो गया फली का आकार। ठीक है, ये यहां पे तुम लोग क्लियर कर लेना इसको। ठीक है, फली का आकार है ये। क्या है ये? फली का आकार, क्योंकि फली एक कैसी थी, जो प्रभावी है वो फूला हुआ और जो अप्रभावी है वो सिकड़ा हुआ। तो ये हो गया फली का आकार। और ये रंग पीला है जो प्रभावी है और हरा अप्रभावी है, तो ये हो गया फली का रंग, है ना। तुम लोग क्लियर कैसे कर सकते हो? देखो देखो, ये फली कितनी बार आया यहां पर? 2 बार। ठीक, और ये बीज यहां पर 2 बार आ गया। बीज का आकार और बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, फूल का रंग और फूल की स्थिति, और ये क्या हो गया? तने की ऊंचाई। ठीक है ना, क्लियर है यहां पर? ये क्लियर है। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि मेंडल साहब ने ही आखिर मटर के पौधे को ही क्यों लिया, है ना। मेंडल साहब ने मटर के पौधे को ही क्यों लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? ठीक, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को लिया, उसके निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण हो सकते हैं? कि बेटा ये जो फूल है, जो मटर का पौधा है, ये कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी क्या है बेटा? उभयलिंगी का मतलब ये है कि नर पुष्प, उभयलिंगी का मतलब क्या है? नर पुष्प और मादा पुष्प, है ना। ये दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ऐसे लिख सकते हैं। नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहां होते हैं? एक ही पुष्प में होते हैं, है ना। एक ही पुष्प में होते हैं। नर जनन अंग क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ। एंड्रोसियम होता है ना कि नहीं होता है? और मादा जनन अंग क्या होता है? गाइनोसियम होता है। और जब ये दोनों एक ही पुष्प में होते हैं तो ऐसे फूल को, ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो पुष्प होते हैं क्या करते हैं? ये स्वपरागण करते हैं। क्यों? क्योंकि नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, इसलिए इस तरह के जो पुष्प हैं वो स्वपरागण की क्रिया करते हैं। आसानी से हो सकता है। ठीक है ना। विभिन्न शारीरिक विशेषताओं को पहचाना जा सकता है और अध्ययन करना क्या था? बहुत ही ज्यादा आसान था। इनका जो जीवन काल होता है, जो लाइफ स्पैन होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। इस वजह से ये ऐसे पौधे हैं जिनका रखरखाव आसान होता है। और एक और बात, इसमें बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। जैसे कितने लक्षण देखने को मिले थे? 7 लक्षण यहां पर तुमने कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने लक्षण मिले? 7। मतलब इस पौधे में बहुत ही ज्यादा क्या है? वैरायटी है, विविधता है ना, जिससे कि बहुत सारे लक्षणों को लेकर के प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आसान था। तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से मेंडल साहब ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। ठीक, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर ये पूछा जाता है। तो तुमको कम से कम 4 ही पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम 5 लिख सकते हो। 4 हमने दिए हैं, 5वां तुमको बता दिया। ठीक है ना, कि बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, और जब एक ही पौधे में कई सारे लक्षण मेंडल साहब को दिखे तो उन्होंने सोचा कि इसमें एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है, लक्षण बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये सारे कारण थे कि मेंडल साहब ने क्या लिया? मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों के लिए जो है मटर के पौधे को चुना। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो इसका अगला लेक्चर आएगा वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे एक जीन की वंशागति के बारे में, और फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 2 जीन की वंशागति के बारे में। तो 1 जीन की वंशागति और 2 जीन की वंशागति हम लोग अगले वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक था, आज हम लोगों ने किस किस चीजों को यहां पर देखा? आज हम लोगों ने यहां पर जो देखा वो वंशागति के बारे में हम लोगों ने समझा।
है ना। वंशागति के बारे में हम लोगों ने समझा, आनुवांशिकता के बारे में समझा, है ना। वंशागति क्या है, विविधता क्या है, ठीक है, और मेंडल के क्या योगदान है। मेंडल के योगदान की थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने आज की क्लास में करी। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने समझे हैं। मेंडल के योगदान को और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, जहां पर हम लोग वंशागति के 2 अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक पहलू रहेगा एक जीन की वंशागति, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगली क्लास में हम लोग मेंडल के योगदान में वंशागति की चर्चा करेंगे। और यह वंशागति हम लोग 2 तरीके से देखेंगे, जहां पर हम लोग एक जीन को लेंगे और फिर हम लोग 2 जीन को लेकर के पढ़ेंगे। जब हम लोग एक जीन की वंशागति को पढ़ेंगे तो यहां पर मेंडल साहब ने 2 अलग अलग नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए उसको चर्चा करेंगे। एक है प्रभाविता का नियम, तो यह प्रभाविता का नियम हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है और पृथक्करण का नियम क्या है, ये दोनों ही नियम हम लोग एक जीन की वंशागति में पढ़ेंगे। वहीं 2 जीन की वंशागति में हम लोग जिस नियम को पढ़ेंगे उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नाम है बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रभाविता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है। अब प्रभाविता के नियम को अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, पृथक्करण के नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक जीन और 2 जीन की वंशागति है जिसको हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और फिर वहीं लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, वहां पर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बढ़िया से मस्त रहो, सब लोग खुश रहो, है ना, स्वस्थ रहो, अच्छे से एकदम पढ़ते रहो, है ना। आप बिल्कुल समय आ गया है बेटा कि पढ़ाई को एकदम फोकस होकर के करना है, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो पाए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। क्योंकि अब यही आखिरी का 1 महीना रह गया है। इस 1 महीने में तुम जो साल भर तुमने जो भी किया सब ठीक है, जितनी देर पढ़े नहीं पढ़े, किसी चैप्टर को पढ़ा, किसी चैप्टर को नहीं पढ़ा, किसी को छोड़ दिया, किसी को बहुत ज्यादा पढ़ा, जो किया सब ठीक है। लेकिन अब इस 1 महीने सीरियस हो जाओ। इस 1 महीने सीरियस होकर के बिल्कुल 1 महीने लग के तैयारी कर लो। डेली जो है 5 से 6 7 8 घंटे जितना तुम पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा उतना पढ़ाई पे फोकस कर लो। ठीक है, और इस 1 महीने बाद फिर रिजल्ट है, पेपर दे लो, आराम से बढ़िया नंबर आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे और फिर इसका फिर से एंजॉय करो, है ना। तो चलो बिल्कुल स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिल्कुल एकदम से अच्छे होकर के पढ़ते रहो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगली क्लास में आनुवंशिकता वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।